वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध को। ओके, और ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन्हें चेक कर लीजिए और अच्छे से उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट 3 भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। फ्रेंड, अगर आपने पार्ट 1 और 2 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने पार्ट 1 में भारत के विदेश संबंध के बारे में यानी कि भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा था। ओके, और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा भारत और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में, भारत और चाइना के संबंधों के बारे में कि किस तरीके से भारत और जो चीन है, चाइना है, उसके रिलेशनशिप है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में। ओके, तो ये जो पूरा वीडियो है अगर ये आप देख लोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि भारत और पाकिस्तान के किस तरीके के संबंध थे, किस तरीके के रिलेशन थे और है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों की इस यात्रा को। देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंध, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। इसका मीनिंग क्या है कि जो पाकिस्तान है उसके साथ बहुत टाइम तक हमारी शांति भी बनी रहती है, पर अच्छे संबंध नहीं हैं, ये तो आप सभी को पता है। ओके, अच्छे रिलेशनशिप हमारे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे साथ युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के, और कभी कभी बिल्कुल ठंडा माहौल भी रहता है। ओके, तो देखेंगे इस वीडियो में हम कि कब ठंडा माहौल रहा, शांति जैसी स्थिति बनी रही, और कब युद्ध हुए, और उन युद्धों में कौन कौन से युद्ध है उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आपको इंडिया का जो फ्लैग है वो दिख रहा है, और यहाँ पर ये पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा है। इसका मतलब पूरे वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप यानी कि संबंध की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो फ्रेंड, जब हमारा देश आज़ाद होता है, ओके, यानी कि भारत जब आज़ाद होता है तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक बनता है पाकिस्तान और एक बनता है हमारा इंडिया यानी कि भारत। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों देशों में एक कारण की वजह से शुरुआत से ही लड़ाई शुरू हो जाती है। वो क्या था? कश्मीर मसला। यानी कि आज़ादी के टाइम से ही जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तभी से कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही क्या हो गया? संघर्ष छिड़ गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि कश्मीर उसके अंडर आना चाहिए यानी कि उसका हिस्सा है, लेकिन वास्तव में तो पूरी बात ही ये यहाँ तक कि पाकिस्तान भी किसका हिस्सा है? भारत का ही है। ओके, तो इसके लिए दोनों में संघर्ष छिड़ गया। ओके, फिर देखो 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया। ओके, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद होता है उसी टाइम पर जो भारत की आर्मी होती है और जो पाकिस्तान की सेना होती है उनके बीच छाया युद्ध। छाया युद्ध कैसा? छाया युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जिसमें यानी कि आपने देखो शीत युद्ध पढ़ा था तो उसमें क्या था? युद्ध जैसी संभावना थी, है ना। तो इसी तरीके से एक प्रकार होता है छाया युद्ध का, जिसमें क्या होता है कि सीधे सीधे दो ग्रुप युद्ध नहीं करते बल्कि कोई तीसरा इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं। तो ऐसा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच चलता रहा 1947 की शुरुआत से ही। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे सामने जब हम देश आज़ाद हुआ तो हमने सिर्फ संघर्ष ही शुरू कर दिया, यानी कि आज़ाद होते ही हम लड़ने नहीं लग गए। हमने बहुत सारी चीज़ों पर संयोग से काम भी किया। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखो, कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद यानी कि कश्मीर में जो संघर्ष चल रहा था अगर उसको छोड़ दें तो भारत पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। अब कैसे हुए? आप सोचोगे कि कभी हमने तो नहीं सुना कि भारत और पाकिस्तान ने मिलकर कोई काम अच्छा काम किया हो या मिलकर कोई डिसीजन लिया हो। हमेशा वो तो हमेशा हमारे बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पर ऐसा नहीं था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो उस टाइम पे बहुत सारी महिलाएं क्या हो गई थी? अपहृत हो गई थी। तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी उन्हें परिवार के पास वापस लौटाया जाए, यानी कि उन्हें उनके अपने परिवार के पास वापस लौटाया जाए। जब देश आज़ाद होता है तो उस टाइम पर आपको पता ही है कितनी बड़ी तादाद में लोग इधर से उधर जाते हैं, पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं अपहृत हो गई थी, तो दोनों सरकारों ने मिलकर इन महिलाओं की मदद की थी। ओके, तो यहाँ पर बड़े सहयोग से उन्होंने काम किया था, किन्होंने? भारत और पाकिस्तान ने। ओके, उसके साथ ही आप पाएंगे कि नेहरू और जनरल
जनरल अयूब खान। कौन है? नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री है और जनरल अयूब खान किसके नेता है? पाकिस्तान के नेता है। ओके, तो इन्होंने मिलकर एक संधि की थी, सिंधु नदी जल संधि। ओके, उस पर 1960 में इन्होंने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि इनमें कुछ कुछ संयोग संबंध कायम हुए थे और है भी सही। ओके, और ये जो संधि है, ओके, इस पर ठीक ठाक अमल हुआ। ओके, जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के संबंध भले बिगड़ते रहे बहुत बार, फिर भी ये संधि चलती रही। ओके, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाकिस्तान और भारत आज़ाद होते ही किस समस्या के कारण उनमें संघर्ष छिड़ गया? तो आपको बता देना है, कश्मीर मसले के कारण। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं ना। उसके बाद ये बन सकता है कि सिंधु नदी, ओके, सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? तो आपको बता देना है 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और इसी से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिंधु नदी जल संधि जब की गई थी तो यह किन प्रमुख नेताओं के मध्य हुई थी? तो नेहरू और जनरल अयूब खान। ओके, तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद करना। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा कि शुरुआत में हमारे कैसे संबंध थे। हमारे संघर्ष शुरू से ही संघर्ष छिड़ गया था, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमने संयोग कायम करते हुए एक दूसरे के साथ काम भी किया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ था उसको देखते हैं। आगे आती है एक लड़ाई जिसे कहते हैं भारत पाकिस्तान 1965 की लड़ाई। देखो ये पहली लड़ाई नहीं थी, इससे पहले भी 2 लड़ाइयाँ हो चुकी थी, लेकिन हमारे चैप्टर में भारत पाकिस्तान 1965 की यानी कि ये तीसरी लड़ाई थी, इसके बारे में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इस पे आए हैं। ओके, तो जब समझते हैं भारत पाकिस्तान 1965 की लड़ाई। ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो ये लड़ाई क्या है, इसको क्लियर करते हैं ना। क्या होता है कि दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। यानी कि जब 1965 का टाइम चल रहा था, सन 1965 था, उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा सैन्य यानी कि सैन्य संघर्ष, सेना के जो संघर्ष है, सेना की लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। ओके, और 1965 के अप्रैल में, है ना, अप्रैल महीना चल रहा था 1965 का, पाकिस्तान ने क्या किया, गुजरात के कच्छ इलाके के रण क्षेत्र है उस पर सैनिक हमला बोल दिया। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे जाकर कि गुजरात का रण क्षेत्र, ओके, कच्छ का, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला इलाका रण। ओके, बहुत फेमस है, मतलब एक टूरिज्म प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग देखने भी जाते हैं। ओके, तो इस पर क्या कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया इस एरिया पर। ओके, अब उससे हुआ क्या, इसके बाद साथ साथ में उसने क्या किया, जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त और सितंबर के महीने पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने। 1965 का टाइम था और पाकिस्तान क्या करता है, गुजरात के कच्छ इलाके में, ओके, और जम्मू कश्मीर के इलाके में हमला कर देता है। अब हमला किया है तो हम तो चुप बैठेंगे ही नहीं। ओके भाई, हम उनके बाप है, बाप होता है, तो हम चुप बैठेंगे क्या? नहीं ना। तो फिर क्या होता है, भारत की तरफ से एक्शन लिए जाते हैं। ओके, लेकिन पाकिस्तान को क्या उम्मीद थी, पाकिस्तान के जो नेता थे उनको उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जम्मू कश्मीर में हमले किए थे। और जम्मू कश्मीर में कौन सी आबादी है, ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके है। ओके, मुस्लिम आबादी है, तो पाकिस्तान को लगा कि वहाँ की जनता हमारा समर्थन करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं, यानी कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, तब भारत सरकार ने एक्शंस लिया। ओके, तो कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमले करने के आदेश दिए। उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे, ओके, वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी कश्मीर मोर्चे पर, तो पाकिस्तानी सेना जब आगे बढ़ती जा रही थी, तो इसको रोकने के लिए हमने पंजाब की सीमा से हमला करना शुरू किया। ओके, और कश्मीर की जनता ने भी हमारा ही साथ दिया।
और फिर ये संघर्ष चलता रहा। अब इसको रोकने के लिए क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ आया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। अब ये लड़ाई निरंतर चल रही थी, 1965 का युद्ध चलता जा रहा था, दोनों तरफ के सैनिक मारे जा रहे थे, दोनों तरफ नुकसान हो रहा था, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर 6 पूरा इसी पे पढ़ा था। ओके, इसका काम ही होता है कि जो विश्व में लड़ाई झगड़े देशों के बीच चल रहे हैं वहाँ पे शांति स्थापित करना। तो फिर ये आया और इसने पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश की, यानी कि इस झगड़े का अंत करवाया। और इस तरीके से 1965 का जो युद्ध है वो समाप्त हुआ और इसी से आया ताशकंद समझौता। अब समझेंगे ताशकंद समझौता क्या है, देखते हैं। क्या होता है, 1966 में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो जनरल अयूब खान होते हैं वो एक समझौता करते हैं, उनके बीच में ताशकंद में एक समझौता होता है। अब ये ताशकंद क्या है, तो ताशकंद एक स्थान का नाम है। ओके, और ये स्थान कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इंडिया से और पाकिस्तान से जनरल अयूब खान थे, उनके बीच एक समझौता होता है। ओके, अब ये समझौता क्यों होता है, ये दोनों देशों के बीच शांति कायम करने के लिए होता है। ओके, क्योंकि 1965 की लड़ाई से काफ़ी दोनों देशों के बीच नफरत का माहौल भर गया था, इसीलिए 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। ओके, और एक बहुत ही अजीब सी बात यह है कि जब नेहरू जी यहाँ पर गए थे, शास्त्री जी यहाँ पर गए थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी इसी समझौते में और ताशकंद यात्रा में ही। ओके, तो ये काफ़ी एक रहस्यमय बात है कि ऐसा क्या होगा कि शास्त्री जी की डेथ हो गई। अब कुछ कहते हैं कि हार्ट अटैक आया था, पर रियलिटी क्या है वो अभी तक एक रहस्य बनकर ही रह गया है। ओके, चलिए, यही था ताशकंद समझौता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ताशकंद समझौता क्या है, बिल्कुल इजी था। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं बांग्लादेश युद्ध 1971। ओके, बांग्लादेश संकट। अब ये क्या है, देखो इसको अच्छे से समझते हैं, है ना। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ, यानी कि 1970 के टाइम पर पाकिस्तान के सामने एक संकट खड़ा हो जाता है, यानी कि एक चुनौती आ जाती है। चुनौती क्या होती है कि पाकिस्तान में जब पहला आम चुनाव हुआ था तो उस टाइम पर खंडित जनादेश आया था। खंडित जनादेश का मतलब ये है, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के दो टुकड़े थे। ओके, कौन कौन से, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। ओके, तो पश्चिमी पाकिस्तान पर एक अलग ही पार्टी का दबदबा है और पूर्वी पाकिस्तान में एक अलग ही पार्टी का दबदबा था। ओके, और इसीलिए खंडित यानी कि बटा हुआ अलग अलग जनादेश, अलग अलग जो पार्टियां थी वो जोरदार जीत हासिल कर रही थी दोनों जगहों पर। ओके, तो अब इसकी वजह से देखो कौन कौन सी पार्टियां थी, पहले तो ये देख लो। देखो, जुल्फिकार अली भुट्टो जो वहाँ के नेता थे, वहाँ पश्चिमी पाकिस्तान में उनको विजय मिल रही थी। ओके, और उसके साथ साथ जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर मुजीब रहमान पार्टी यानी कि अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी मिल रही थी। अब इन दोनों जगहों पर ऐसा हुआ। अब दबदबा पूरे पाकिस्तान में किसका था, जुल्फिकार अली भुट्टो यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का। तो उनको ये बात पसंद नहीं आई कि पूर्वी पाकिस्तान में और कोई पार्टी जीत रही है। ओके, तो इसके लिए पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ओके, और उन्होंने इसके लिए क्या कर दिया, पाकिस्तानी सेना के द्वारा 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार करवा लिया। शेख मुजीब कौन है, ये अवामी लीग के सदस्य मुजीब उर रहमान है ना, इन्हीं को कहा जाता था शेख मुजीब। तो इनको गिरफ्तार कर लिया। ओके, तो इससे क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा आया और ये उल्टा क्या करने लग गए, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने लग गए, यानी कि उनके साथ अत्याचार करने लग गए। कौन, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग। ओके, तो अब ऐसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता है उसका गुस्सा ना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। तो जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी कि आज का जो बांग्लादेश है उसको पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। यानी कि इन लोगों ने कहा कि हमें तो हमारा एक अलग देश चाहिए और हम अलग रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने मुक्ति संघर्ष यानी कि हमें मुक्ति दे दो, इसलिए संघर्ष छेड़ दिया। 1971 में इसके कारण पूरे भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ओके, क्योंकि जब उन्हें
ईस्ट पाकिस्तान में उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे थे, तो लोग वहाँ से उस एरिया को छोड़ करके कहाँ पे भारत में आ रहे थे। तो इसके लिए भारत पर काफ़ी शरणार्थी आने लग गए। अब ऐसी स्थिति में यानी कि जब ये शरणार्थी आने लग गए, पूर्वी पाकिस्तान से भाग भाग कर और नज़दीकी इलाकों में शरण लेने लग गए, तो अब भारत को उनकी मदद करनी थी, क्योंकि भारत शरण में आए हर व्यक्ति की मदद करता है। तो भारत ने क्या किया, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को, जो बांग्लादेश यानी कि ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो संग्राम चला रहे थे, इसको नैतिक समर्थन भी दिया और भौतिक सहायता भी दी। नैतिक यानी कि इनकी बात का समर्थन भी किया, और भौतिक सहायता यानी कि इनको सेना दी लड़ाई करने के लिए। ओके, पाकिस्तान ने जब ऐसा मदद की भारत ने बांग्लादेश की यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की, तो जो मेन पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, उसने आरोप लगा दिया कि भारत उसे क्या कर रहा है, तोड़ने की साजिश कर रहा है। और साथ साथ में क्या किया, पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन से मदद मांग ली कि हम युद्ध करेंगे इंडिया से और आप हमारी मदद कीजिए। ओके, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन धुरी बनती, यहाँ पर दूरी नहीं आएगा, यहाँ धुरी यानी कि तीनों के तीनों एक ही रो में जब आ गए, तो भारत ने भी क्या किया, भारत अकेला थोड़ी रहेगा, इसने भी इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ संबंध बना लिए, यानी कि सोवियत संघ को अपना फ्रेंड बना लिया। और सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत कर लिए। ओके, कि हम 20 वर्षों तक शांति से रहेंगे और मित्रता निभाएंगे। और इस संधि में ये भी आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ क्या करेगा, भारत की मदद करेगा। अगर हमला होता है तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। तो अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ओके, इन दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। तो 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है। अब जैसे ही युद्ध होता है तो पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान होते हैं वो पंजाब और राजस्थान पर हमला करने लग जाते हैं। ओके, जबकि उसकी सेना जो होती है यानी कि विमान से तो वो पंजाब और राजस्थान पर हमला करते हैं और सेना से जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोल लेते हैं। ओके, और भारत क्या करता है फिर, भारत भी बहुत कम थोड़ी है क्या, तो भारत भी वायुसेना, नौसेना, थल सेना सब लगाकर पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से अपना जवाब देता है, कार्रवाई करता है। ओके, और 10 दिनों के अंदर भारत की सेना तीनों तरफ से पाकिस्तानी सेना को घेर लेती है। ओके, अब जब वह पाकिस्तानी सेना को घेर लेती है भारत की सेना, तो जो 90,000 सैनिकों के साथ जो पाकिस्तानी सेना थी उसको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ओके, यानी कि हमारे आगे झुकना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और फिर भारत भी इसको देखकर भारतीय सेना भी अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देती है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, एक तरफा युद्ध विराम, युद्ध को रोकते हैं, ऐसी घोषणा कर देती है। और इसके बाद बनता है बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हो जाता है। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान का इलाका था यही क्या है, आज का बांग्लादेश है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ, बांग्लादेश कैसे बना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखो आगे हम ये देख रहे हैं कि जब ये जीत जाता है भारत पाकिस्तान से, तो भारत में किस तरीके का माहौल होता है उसको देखो। युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई, यानी कि लोग बहुत खुश हुए, खुशी मनाई। अधिकांश भारतीयों ने इसे गौरव की दृष्टि के रूप में देखा है, गौरव की घड़ी के रूप में देखा कि हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है, गौरव का समय है। भारत का सैन्य पराक्रम प्रबुद्ध हुआ और लोगों को लगा कि हम सेना के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। देखो 1971 में क्या होता है, हमारी जो प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी बन जाती है। ये पूरी स्टोरी अब अभी हम इसके बाद जो ये चैप्टर ख़त्म करके जो चैप्टर 5 पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी बनती है। ओके, तो ये रहती है, तो इसकी जो लोकप्रियता रहती है इनकी, उसमें 4 चांद, यानी कि लोगों में ये काफ़ी पसंदीदा हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव भी होता है, जैसे कि पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो पटरी से उतर जाती है, यानी कि हम थोड़ा सा देश में दिमाग देना कम कर देते हैं। ओके, और आपको बताइए 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो वो भी पूरी नहीं हो पाती है।
और युद्ध के कारण भारत का जो रक्षा व्यय है, रक्षा का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, पर बाकी हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि हमने बांग्लादेश की मदद की और उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय प्राप्त कराने में सहयोग भी दिया। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है शिमला समझौता। ओके, अब ये क्या है, ये भी बहुत ही ईजी है, जैसे ताशकंद समझौता था ना, बिल्कुल वैसा ही है। क्या होता है कि 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ओके के बीच शिमला समझौता होता है। ओके, दोनों शिमले समझौते पर दस्तखत करते हैं और अमन की बहाली हुई। यानी कि आपको पता है 1971 में हमारा युद्ध हुआ, तो वही सिचुएशन जैसे 1965 में थी, दोनों देशों के बीच क्या हो गया था, बहुत ही नफरत फैल चुकी थी। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा ही माहौल था, तो इसीलिए यहाँ पर भी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मिलकर 1972 में शिमला समझौते पर दस्तखत किए और अमन यानी कि शांति की बहाली करने का कोशिश की। इस समझौते में पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत जितने भी विवाद हैं उनका हल आपसी बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। यानी कि जो ये जुल्फिकार अली भुट्टो थे ना, इन्होंने कहा था इस समझौते में कि हम हर जो समस्या है इसका समाधान हम बातचीत से करेंगे, न कि युद्ध के द्वारा करेंगे। दोनों ही सरकार एक दूसरे के खिलाफ प्रचार को भी रोकेगी, यानी कि हम कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस समझौते को सैकड़ों बार उल्लंघन किया, यानी कि हजारों बार क्या किया, पाकिस्तान ने इस फैसले को नहीं माना और खुद की ही बात कही से वो मुकर गया। तो यही था शिमला समझौता, जो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, और ये दो मुख्य बातें इस समझौते से निकल कर आई थी। ओके, अब बढ़ते हैं कुछ आगे की, यानी कि 1971 तक तो हमने देख लिया। ओके, 1971 का युद्ध हुआ, फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब इससे आगे देखते हैं क्या है। ओके, देखते हैं करगिल संघर्ष को। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 में क्या होता है, कश्मीर के करगिल जिले में संघर्ष छिड़ जाता है और इसी संघर्ष को करगिल संघर्ष कहा जाता है। देखो क्या कहा मैंने, एक तरफ है भारत, दूसरी तरफ है पाकिस्तान। ओके, और जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पर एक जिला है करगिल। ओके, तो क्या होता है कि इन दोनों देशों का इस जिले को लेकर एक संघर्ष छिड़ जाता है, इनमें एक युद्ध हो जाता है और उसी को हम कहते हैं करगिल युद्ध, करगिल संघर्ष या करगिल की लड़ाई। ओके, अब क्यों होता है ये संघर्ष, तो क्या होता है कि 1999 के शुरुआती जो महीने होते हैं उसमें भारतीय इलाके के नियंत्रण सीमा रेखा पर पाकिस्तान क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, यानी कि उस सीमा रेखा को लांघ कर पाकिस्तान आगे आ जाता है। ओके, इसकी वजह से दोनों देशों में संघर्ष छिड़ जाता है और इसमें बहुत सारे आतंकवादी भी शामिल होते हैं, लेकिन भारतीय सेना को पता चल जाता है कि इसमें पाकिस्तानी सेना की मिली भगत है और इसे भाप कर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आ जाती है, यानी कि इस कब्जे का जवाब देने की शुरुआत करती है और इसी कारण दोनों देशों के बीच क्या हो जाता है, संघर्ष छिड़ जाता है, युद्ध हो जाता है और इसे ही कहते हैं करगिल की लड़ाई। ओके, ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बता दिया है क्योंकि आपकी भी बुक में कुछ ज़्यादा इसके लिए दिया गया नहीं है। ओके, और फिर बाद में 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकार ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका होता है, यानी कि जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वहाँ पर जिन भारत के इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उन्हें वापस पुनः अधिकार में ले लेता है कौन, भारत। तो यही है करगिल संघर्ष। तो आई होप आपको करगिल संघर्ष समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो देखते हैं आज के प्रश्न क्या है, भारत पाक 1965 की लड़ाई को समझाइए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, सिंधु नदी जल संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे, यह आपको बताना है। उसके बाद किस तरीके से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, पूरी स्टोरी आपको समझानी है अच्छे से। ताशकंद समझौता क्या है ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो ये भी आपको बताना है। फिर सोवियत संघ से भारत ने कब
20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए और क्यों, किस टाइम पे किए थे और क्यों किए थे, ये भी आपको बताने हैं। शिमला समझौता क्या है, इसका आंसर भी आप दीजिए। और करगिल की लड़ाई से क्या तात्पर्य, बिल्कुल संक्षेप में आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपकी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।